that it is that whenever you prepare a sound synopsis, then it has been said that 40% of your 30 to 40% of your research work is completed, or you can say that अगर आपकी synopsis एक अच्छी synopsis sound synopsis बन गई है, means you are having a such kind of blueprint which gives you immense thought on that, or you can say because of that you can develop insight and कैसे आपको work करना है. It provides you a blueprint, or you can say a planned format of that, your planned format of your research work. So without any delay, let's start. That is how to prepare a synopsis, right? So the very first thing is that what is all about synopsis. Synopsis is a part of research, right? And research does not mean that we are inventing anything, means it is some kind of creation of new knowledge, or you can say that we are using some kind of existing knowledge in a new and creative way. That means it is a process of collecting some kind of okay, so I will use mixed language. रिसर्च का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई नई चीज यहाँ पे इन्वेंट नहीं की जा रही है. रिसर्च मीन्स कि यहाँ पर जो भी आपका काम कोई भी एग्जिस्टिंग हुआ है या कुछ नई चीज चल रही है, तो उसमें हम कैसे नया क्रिएट करके कुछ न्यू एड ऑन यहाँ कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रिसर्च. ठीक. और जो सिनॉप्सिस होती है वो उसका एक पार्ट होती है, एक पार्ट जो आपको किसी भी प्रपोज्ड वर्क का एक ब्लूप्रिंट शो करे, जो आपको ये बताए कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. जैसे कि अगर आपको कोई भी एग्जाम लिखना है या आपको कहीं कोई आंसर लिखना है, तो अगर आप कुछ भी रैंडमली लिख के आ जाएंगे तो एक कंक्रीट आइडिया नहीं प्रोवाइड करेगा. वहीं अगर आप एक फॉर्मेट वाइज या हम कह सकते हैं कि स्टेप वाइज वहां पे चलेंगे कि कोई क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले उसमें हम जैसे कोई थियोरी है तो थियोरी सिर्फ रैंडमली हमने नहीं लिख दी, पहले उसकी स्टेटमेंट ऑफ द थियोरी लिखी है, फिर उस थियोरी के बाद हमने उसके अजम्पशंस लिखे, अजम्पशन के बाद हमने बताया वो थियोरी कैसे है, कैसे इस थियोरी को प्रूव किया गया है. अगर हम एक सिस्टमैटिक मैनर में चलते हैं तो चीजें हमें ज्यादा सही से समझ में आती हैं. ठीक उसी तरह से जो हमारे सिनॉप्सिस होती है वो भी हमें यही चीज बताने की कोशिश करती है, या हम सिनॉप्सिस के थ्रू जो भी स्टेप्स होते हैं कि कैसे हमारा जो रिसर्च है, जो जिस टॉपिक पे हम प्रपोज टॉपिक जो है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें सिनॉप्सिस के थ्रू यहाँ पर हेल्पफुल होती हैं. नेक्स्ट चीज क्या आती है कि यहाँ पर हम सिनॉप्सिस इसलिए भी बनाते हैं कि सिनॉप्सिस में हमें ये पता चल जाता है कि एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्यों हमारे ये रिसर्च टॉपिक लिया गया है, व्हाट आर द गेन्स लाइकली टू बी अचीव्ड बाय डूइंग सच काइंड ऑफ रिसर्च ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, मीन्स what thing had been previously done and what you are going to done in a new manner, means what things you are going to add on this topic, राइट. मीन्स इसके टॉपिक क्या होंगे, किस तरह से अचीव किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या उस करने के लिए आपको कितना टाइम मिला है, कितना टाइम फ्रेम है आपका, और साथ ही साथ कितना फंड आपका, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिसर्च आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इज ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑल्सो, राइट. तो ये सारी चीजों के थ्रू अंत में यही पता चलता है कि मतलब ये सिनॉप्सिस आखिर में लिखी कैसे जाए, हम क्या करें, कैसे हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा रिसर्च वर्क किस तरह से होगा. सच काइंड ऑफ कियोस इट इज कि बुक से पढ़ें कि ऐसे देखें, हम यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से पढ़ें, और अगर हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, और क्या क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए जिससे कि हम कह सके कि हाँ अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो रिसर्च वर्क हमारा पूरा होगा. तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आता है कि आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं. क्या इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपको डॉक्टर की एक डिग्री चाहिए अपने नाम के आगे, या इसलिए करना चाह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की जिसको कि आप देख, मतलब एक क्यूरोसिटी जनरेट होती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की. जैसे फार्मर्स के हम कहे सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो क्यों इतने सुसाइडल अटेम्प्ट्स फार्मर के हो रहे हैं, कैसे हम उसको यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्या उसमें हम कुछ देख सकते हैं. या रिसेंटली हम कह सकते हैं कि कुछ करंट आपकी हम कह सकते हैं कि चीजें हैं जो कि इस वक्त करंट आपकी चल रही हैं, करंट आपके कह सकते हैं चल रही हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं जैसे अभी हम फार्मर्स की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या हुआ, क्यों फार्म बिल्स आए, तो यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा आपके कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे आपके धरना प्रदर्शन और बाकी प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू किए, क्यों उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच शोज
दैट रिसर्च आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल डिग्री लेने के लिए नहीं करते हैं कि पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ फॉर द अवार्ड ऑफ अ डॉक्टरेट डिग्री। यहाँ पर जो रिसर्च होता है वो हो सकता है कुछ आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हो, आप उसको देखने के लिए कर रहे हो, कुछ नई चीज होती है जो नए थ्योरीज के थ्रू आप जनरेट करना चाह रहे हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपकी क्यूरियोसिटी जहाँ जनरेट हो रही है उसमें आप कुछ डालना चाह रहे हो। दैट मीन्स कि एक तरह से रिसर्च क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। इस तरह से कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह से यहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नए मेथड्स के थ्रू, या हम अपने जो भी हमने रिसर्च किया है उसके थ्रू, हमने जो नए रिजल्ट्स लाए हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि रिसर्च में हम क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले रहता है इंट्रोडक्शन, मीन्स एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपके टॉपिक का। फिर यहाँ पर होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि यहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग क्या काम हो चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अगर पहले काम हो चुका है तो वो ऐसा कौन सा एरिया है, वो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें रिसर्च पे काम नहीं हुआ है, तो उस रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना। और बाय आइडेंटिफाइंग दैट रिसर्च गैप, उस पे हम कहते हैं कि हाँ चलो हम इस टॉपिक पे, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे जिसपे प्रीवियसली कोई काम नहीं हुआ है, और हम यहाँ पर फिर उसको करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। फिर साथ ही साथ उसको, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से रिसर्च मेथोलॉजी यहाँ पर फ्रेम की जाती है। और रिसर्च मेथोलॉजी में फिर डेटा एनालिसिस आपके कह सकते हैं, फिर आपकी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च का मतलब ऐसे ही रैंडमली हम कुछ भी कर दे रहे हैं, या रिसर्च का कुछ इम्प्लीकेशन भी होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप रिसर्च करते हैं तो लोग आपसे पहले आपका टॉपिक पूछते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका रिसर्च आपका कह सकते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च का क्या कोई स्कोप है, क्यों आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ लिया हुआ है। और फिर आप यहाँ पर ये भी बताएंगे इसी में कि इसके लिमिटेशंस क्या है। फर्दर आप अपने आपके जो थीसिस होगी उसको चैप्टराइजेशन किस तरीके से करने वाले हैं, और फाइनल आ जाएगा आपका रेफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक, दैट विल बी द टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। तो मतलब यहाँ पर ये है कि कभी भी जब आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च करने के लिए यहाँ पर हम क्या चीज लेते हैं, रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रॉड एरिया, या हम कह सकते हैं अपना इंटरेस्ट का एरिया सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यही सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने करंट में अगर चूज किया, जैसे हम फॉर एन एग्जांपल टेक दैट एग्रीकल्चर, सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड एग्जांपल कोट करूंगी। एंड यहाँ पर जैसे आपने ले लिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक, तो आपने ब्रॉड एरिया लिया कि आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन इटसेल्फ इज अ वाइड कंसेप्ट, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फर्दर आप क्या करेंगे कि अब उसको नैरो डाउन करेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम क्या देखना चाह रहे हैं। क्या हम देखना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या हम देखना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स इन्वॉल्व हैं उन फार्मर्स के यहाँ पर जो लाइवलीहुड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या हम देखना चाह रहे हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का क्या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या हम देखना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या हम देखना चाह रहे हैं कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी चीजें हो रही हैं तो उन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फार्मर्स की इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। तो एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि सारे चीजों को एक साथ वो लेकर के चल सके, क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ एनालिसिस करना, यानी कि डेप्थ स्टडी करना। तो अब ऐसा हम टॉपिक लेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो, यानी कि आपकी कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट भी उसमें पर्टिकुलर हो, और साथ ही साथ यहाँ पर वो थोड़ा सा करंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट इट कैन हेल्प इन यू कैन से फ्रेमिंग द पॉलिसी ऑफ सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, या किसी भी तरीके के पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी ये फर्दर हेल्प कर सके। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम टाइटल की बात करें
तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, जैसे अभी आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा फार्मर्स की इनकम डबल करने की बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, ठीक है। तो उसमें कई आपके जो कह सकते हैं रिसर्चर जो नए नए जब भी पीजी करके आए हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे वाह, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है कि हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पर एक रिसर्च टॉपिक आप सिर्फ इस तरह से नहीं लेंगे कि फार्मर की आपकी इनकम कितनी है या कैसे उसकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इस टॉपिक में आप फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम यहाँ पे और उसको डाइसेक्ट करेंगे। डाइसेक्ट करने का मतलब होगा कि यहाँ पर हम डालेंगे कि किस तरह से, जैसे हम डाल सकते हैं कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, or you can say through organic farming or through some kind of farming system, or which can say दैट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारा टॉपिक एक ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्टली देख के पता चल जाए कि जो आपका रिसर्चर है वो उस टॉपिक में क्या करना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो व्हाट आर वहां पे डाल दिया कि चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, या हम ले लिए कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, और अगर हम उसको एकदम टू द पॉइंट बनाना चाहें तो उसमें हम एरिया ऑफ स्टडी भी डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि डबलिंग फार्मर्स, yes, okay, doubling farmers income through organic farming in Varanasi district or some kind of particular district, means you are specifying the district also, और यू आर स्पेसिफाइंग द एरिया ऑफ योर स्टडी ऑल्सो। यहाँ पर मतलब ये होगा कि कभी भी जब कभी भी हम कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं, तो उस रिसर्च प्रॉब्लम में यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी हमारा टाइटल होता है उसको हम पहले डाइसेक्ट करके छोटे से छोटा करेंगे, जो कि डायरेक्ट हमें बताएगा कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, और मतलब वो डायरेक्ट उसको देख करके पता चल जाएगा कि मीन्स what you are going to pursue in that particular research over a period of time, means 4 से 5 साल आप यहाँ पे रिसर्च में लगाने वाले हैं, तो इन 4 से 5 साल में पर्टिकुलरली क्या करने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन वहीं उसमें आप टू द पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं कि डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, अगर इस तरह से करके फ्रेम किया तो मीन्स यहाँ पे आप ये देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपके टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगी, उससे ज्यादा पता चलेगा कि ज्यादा फोकस्ड वे में पता चलेगा कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो यहाँ क्या करना चाहता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेप होता है कि ये चलिए रिसर्च प्रॉब्लम आपने टाइटल तो ले लिया, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किस तरह से फॉर्म किया जाता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है कैसे यहाँ पे अकम्प्लिश किया जाएगा, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम ये बताता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो कौन सी सिचुएशन है दैट मे गिव राइज टू द रिसर्च, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, किस तरह की ये प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे अराइज हुई हैं। तो यहाँ पर मेनली जो मेन पर्पस होता है इंट्रोडक्शन का रिसर्च प्रॉब्लम में, सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज बताते हैं, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर एक तरह से यू आर स्टेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर आप एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि व्हाट इज योर, यू कैन से कि यहाँ पर ये रिसर्च प्रोसेस आपका क्या किस तरीके से होगा। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले 3 चीज आती है, क्या चीज होंगी, सबसे पहले होगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, and third one is what should be done in order to know that how that research could be accomplished, means how you are going to solve that problem which you have undertaken so far, right। So यहाँ पर अगर हम सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं, what is that problem, like you have seen that, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने लिया कि जैसे एक केस है 2011 में ये देखा गया कि जो फार्मर्स हैं अचानक से मालेगांव में फार्मर्स के सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। सो इट मेड यू वरीड एंड इट मेड यू थिंक यू वांट सम काइंड ऑफ सोल्यूशन कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे। मीन्स कभी भी जब हम बात करते हैं आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यू बिगिन बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम, मीन्स इट इज सम काइंड ऑफ एस्पेक्ट दैट यू आर वरीड अबाउट, मीन्स कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसको आप देखना चाहते हैं। आप मान लो देखना चाहते हैं कि फार्मर्स के सुसाइडल अटेम्प्ट्स इतने क्यों हो रहे थे, ठीक। Then the second thing comes that what is the rationale behind it, why you are so concerned about this problem, means ये इतनी ज्यादा important क्यों है,
ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्वेश्चंस हैव बीन मींस कि इसके पहले जो भी इसमें काम किया गया है वो आपको एक कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं प्रोवाइड करता है। एक यहाँ पे कह सकते हैं वॉट एवर द क्वेश्चंस रेज इन योर माइंड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर और कन्विंसिंग आंसर टू यू, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कह सकते हैं कि few studies have been addressed this problem. So what happened, so you do and how you are going to do means what is the purpose, your purpose is to solve the problems, what should be done means what is your purpose to solve this problem, how you are going to find the answers to put forward means, and you have to state that problem in a proper way means there should be no doubt in your mind that about your intentions, ये कैसे होगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर कट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल दिया था मालेगांव का कि फार्मर्स के सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे थे, तो अब यहाँ पर वो फार्मर्स के अटेम्प्ट्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्यों हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या सिर्फ हम ये मान सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एग्रेरियन क्राइसिस की वजह से यहाँ पर फार्मर्स के सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, या कोई दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से ये फार्मर के सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम यहाँ कहते हैं कि ये हमारी इस तरह से हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक, फर्दर जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो आपकी काफी फोकस्ड और फिजिबल होनी चाहिए। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं ले लीजिए जो कि आपके फिजिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यू टेक द जैसे मान लीजिए अभी कोई तुरंत स्कीम लॉन्च हुई हो, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं उस स्कीम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उस स्कीम के जो इम्पैक्ट है अगले 4-5 सालों में नजर आएगा। इमीडिएट इम्पैक्ट किसी भी चीज का नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे, तब हम उसके आसानी से प्रॉस एंड कॉन्स इजीली देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपकी फिजिबल है। जैसे मान लीजिए जब आपकी जनधन योजना आई तो आप तुरंत आप उस जनधन योजना को कहेंगे कि तुरंत हम उसका इम्पैक्ट देख लें कि क्या पड़ा, तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वो आपकी जो योजना है वो सक्सेसफुल है या फिर उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। दैट मीन्स कि कभी भी हम जो भी प्रॉब्लम लेंगे वो ये भी हमें देखना है कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। या फॉर एन एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि HIV पेशेंट्स पे आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये अगर मान लीजिए कि HIV पेशेंट्स ही आपको नहीं मिल रहे हैं या मिल गए तो वो आपको यहाँ पर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि वो फिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल बस कोट किया है। तो बताने का मतलब ये है कि कभी भी जब भी हम कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम ले तो उसकी फिजिबिलिटी भी देख करके ले कि क्या उससे रिलेटेड हमें चीजें मिल पाएंगी, उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगी। और जो भी हम यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम ले वो कम्प्लीटली फोकस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें काम कुछ करना है और हम जा गलत डायरेक्शन में रहे, ठीक। तो मतलब ये होता है कि दैट रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजीली अंडरस्टूड बाय अदर्स, कि यहाँ पे दूसरे लोग भी क्लियरली उस चीज को समझ सके कि यहाँ पर आप क्या करना उसमें चाह रहे थे, आप उसमें क्या करना चाहते हैं, ये क्लियर कट उसमें यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। इसी के थ्रू यहाँ पर हम कह पाएंगे कि यहाँ पर आप किस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी होता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम ये एक रिसर्चर का ऐसा एस्पेक्ट है जो हमेशा उसकी सोल्यूशन के लिए he is having some kind of hunch for that problem, कि यहाँ पर he always wants to find some kind of answers for that problem। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक। और रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते टाइम कभी भी ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको फोर्सफुली प्रोवाइड किया गया हो। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उस टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, यहाँ पर आपको हमेशा देखना है कि जो ये रिसर्च आप करने जा रहे हैं क्या ये फर्दर रिसर्च को आगे प्रमोट करती है या यहाँ पर यहीं पे बंद हो जाएगी। फर्दर यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे अभी आपको बताया HIV पेशेंट्स के बारे में, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपको उनसे डेटा मिल ही जाएगा, क्या ऐसा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि डू यू हैव अ नेसेसरी फंड्स फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, क्योंकि रिसर्च कभी भी आप करेंगे तो उसमें आपका कॉस्ट कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। आइदर यू कंडक्ट फ्रॉम प्राइमरी डेटा और फ्रॉम सेकेंडरी डेटा, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ
कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या आपके पास नेसेसरी फंड है कि नहीं है। और साथ ही साथ आपको केवल इतना ही नहीं देखना है, आपको यहाँ पर एक अपना टाइम भी देखना है कि ये विद इन द अवेलेबल टाइम वेदर यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट रिसर्च और नॉट। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा टॉपिक ले लिया है जो अगले 15 साल तक आप उसको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी रिसर्च देखते टाइम, क्योंकि आपके पास अगर आप यूजीसी की बात करें तो यूजीसी के भी नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही रिसर्च कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होंगी कभी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते टाइम। और ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे जो भी आपकी रिसर्च की नेसेसिटीज हैं वो इजीली आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। मीन्स you have easy access to that statistics, computer facilities and all that research related necessities। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमें कभी भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करना चाहिए। ठीक, फर्दर क्या होता है, फर्दर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस क्या है। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहला सोर्स किसी भी स्टूडेंट के लिए जो होता है वो होता है उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस। एकेडमिक एक्सपीरियंस मीन्स यहाँ पे क्लासरूम में लेक्चर के थ्रू या फिर कहीं डिस्कशन कुछ हो रहा है या सेमिनार में कुछ डिस्कशंस हो रहा है, आपके क्लासमेट्स के थ्रू कुछ आइडियाज जनरेट हो रहे हैं या आपके प्रोफेसर्स ने आपको कोई नई चीज बताई। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि आपको स्टिमुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, तो पहला आपका जो सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस। जहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको एकेडमिक यानी कि जो आप जो आप कॉलेज स्टडी किए हैं उससे वो सारी आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वहां से वो आपको हंच क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका डेली लाइफ एक्सपीरियंस। सिंस वी आर लिविंग इन अ डायनामिक वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या होता है, ईच एंड एवरी डे वी फेस न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव सम काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, वो आपके डेली एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीजें आती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की अगर हम बात करते हैं तो इट हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये आपकी कैसे जनरेट हुई, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिस्ट ने उसको देखा कि डेली एक्सपीरियंस उनको किया कि पर्टिकुलरली पर डे हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज की प्राइस अगर फॉल करती है तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं और किसी भी चीज की प्राइस राइज करती है तो लोग उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये चीज हम आइडेंटिफाई की, मीन्स ये जो प्रॉब्लम थी वो आपके डेली एक्सपीरियंस के बेसिस पे निकली। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ फील्ड वर्क। ठीक, जैसे कई बार होता है कि हम कॉलेज के बाद इंटर्नशिप करते हैं, इन मिड ऑफ समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ करते हैं। तो ऐसे में वहां पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसको कि फर्दर वो हंच क्रिएट करता है कि आगे हम वहां पे पढ़ सकें। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कुछ टाइप के कंसल्टेशंस होते हैं यहाँ पर कि जो हम कह सकते हैं कि जैसे किसी एक्सपर्ट से, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से, किसी रिसर्चर से कुछ हमने ऐसे मिले कि जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल यहाँ पर हमारी चीजें जो हैं उनको हम कर पा रहे हैं, यानी कि उसके बारे में हमें पता चला। तो वो आपको एक आइडिया या एक कह सकते हैं हंच क्रिएट करता है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ चलो हम ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। और फर्दर यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे किसी टाइप का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस मींस जैसे अभी आप लोग यहाँ ग्रुप में सारे लोग बैठे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी आपको कुछ टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है उस पर कुछ डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होते होते एक नई आइडिया डेवलप हुई जिसके बारे में जिसको कि आप फर्दर और यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू मतलब बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू यहाँ पर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पर मतलब जो हमें सोर्स प्रोवाइड करती है कि कहाँ से हमें ये रिसर्च प्रॉब्लम मिल रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू सेलेक्ट दिस रिसर्च प्रॉब्लम। मींस यहाँ पे इतने सारे सोर्सेस से बहुत सारी चीजें हमें मिली, तो अब इससे यहाँ पर हमारा किस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या हमें मतलब ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस रिसर्च प्रॉब्लम का पर्टिकुलर हमारा सोर्स किस तरह से यहाँ पे किस तरह से हम फॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है किस तरह से हम उसको सर्च करेंगे। मींस इट इज कंसर्न विथ स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट द रिसर्च प्रॉब्लम इन इज एंड व्हाई इट इज स्टडीड। यहाँ पे डायरेक्टली हम रिसर्च प्रॉब्लम जब फॉर्मुलेट करते हैं तो डायरेक्टली वो हमें समझना होगा कि क्या हमारी एग्जैक्टली रिसर्च प्रॉब्लम है, हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द टाइटल,
what is the conceptual model behind this, what are the objectives should be there, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम जो होगी उसको सर्च करते हैं। तो सबसे पहला जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए ये देखना होगा कि कभी भी इट शुड प्रिवेंट सम काइंड ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेशन, यानी कि ये हमें हमेशा देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वी आर गोइंग टू स्टडी सच काइंड ऑफ वर्क विच हैज ऑलरेडी बीन डन बिफोर, यानी कि कोई ऐसा काम तो नहीं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी काम हो चुका है। तो यहाँ पर वो ऐसे हम किसी भी तरीके की चीज को नहीं लेंगे। सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं, सेकेंड चीज यहाँ पर देखते हैं कि वेदर that particular topic which we are choosing whether it is of researchers interest or not, क्योंकि अगर रिसर्चर का उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको आइडेंटिफाई कभी भी नहीं कर पाएगा, यानी कि बस किसी तरह से रिसर्च कर दिया, ना उसके कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन होगी ना प्रॉपर तरीके से रिसर्च होगा। मीन्स someone who wants to investigate it always should be appealing to him, क्योंकि आपके अंदर जब तक वो क्यूरोसिटी, वो आपकी इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा, वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेदर दैट कोई भी प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, वेदर द डेटा इज अवेलेबल और नॉट, आपने कोई ऐसी चीज ले ली जिसपे आपको डेटा ही नहीं मिल रहा है, ठीक, तो क्या उस चीज पे आप रिसर्च कर पाएंगे। तो हमेशा रिसर्च के लिए जब भी हम कोई टॉपिक ले रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमें ऐसी चीज देखनी है जिसपे कि डेटा भी इजीली अवेलेबल हो। जैसे अब हमें देखना है कि डिफरेंट क्रॉप वाइज प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो प्रोडक्टिविटी अगर हम देख रहे हैं क्रॉप वाइज, तो क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक एरिया का प्रॉपर तरीके से क्या डेटा अवेलेबल है, अगर है तब हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो फिर हम ये टॉपिक चूज नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि कभी भी हम कोई टॉपिक कंडक्ट, आप जो भी रिसर्च के लिए ले रहे हैं, तो वो टॉपिक हमेशा इस चीज पे फोकस रहना चाहिए कि उससे रिलेटेड हमें डेटा भी मिले। क्यों? क्योंकि उस डेटा के ही बेसिस पे आगे हम अपने रिसर्च को यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या चीज आती है कि ये जब रिसर्च प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं तो ये भी देखना होता है कि वेदर दैट रिसर्च प्रॉब्लम इज मैनेजेबल और नॉट, यानी कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से जो भी डेटा चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो जो नेसेसिटीज एक रिसर्च से रिलेटेड चाहिए, क्या वो सारी चीजें मिल पाएंगी। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे आपको अभी एग्जांपल वो जो HIV पेशेंट्स का बताया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या ये जो आपका डेटा है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो आपका रिसर्च टॉपिक है ये आपको एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये भी देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर दैट वॉट एवर यू आर टेकिंग दैट रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कंप्लीट कर पाए। एक ऐसा बड़ा टॉपिक ना ले लें जिसको कि आप कंप्लीट ही ना कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है सेलेक्ट करते टाइम ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फर्दर यहाँ पर ये भी आता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका आएगा कि और जो आप रिसर्च प्रॉब्लम जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इट एड्स समथिंग न्यू टू द एग्जिस्टिंग बिट ऑफ नॉलेज। जो भी एग्जिस्टिंग आपकी नॉलेज है उसमें वो कुछ एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। मीन्स कि यहाँ पर कभी भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो ये आपकी प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम होगी, मतलब इससे आपको क्लियर पता चल जाए कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड बाय यू, और ये क्या प्रॉब्लम है, वो मतलब कह सकते हैं कि हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी एक्सप्लेन एंड व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पर्टिकुलरली ये सारी चीजें भी यहाँ पर ध्यान में देना बहुत जरूरी है और इसी के थ्रू यहाँ पर हमारा रिसर्च नेक्स्ट जो आपका होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू मींस कि यहाँ पर जैसे कि आपको भी रिसर्च प्रॉब्लम जब हम फ्रेम कर रहे थे तो उसमें आपको ये देखा था कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम दैट इट शुड
ऑलवेज अवॉइड अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर जो डुप्लीकेशन है उसको वो अवॉइड कर सके। तो अगर आपको डुप्लीकेशन अवॉइड करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर पहले इस पे कौन से काम हो चुके हैं। तो जो पहले काम हो चुके हैं उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले लिटरेचर को रिव्यू करना होगा। लिटरेचर रिव्यू मीन्स दैट what kind of work which has already been done on this particular topic, means it properly provides you that who has published that work on that topic, what kind of work has been previously done on this topic। ये सारी चीजें जो होती हैं क्लियर कट हमें इससे पता चलेगा जो लिटरेचर यहाँ पर हो चुका है। यानी कि अगर हम बताएं, जैसे इसको क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ हम कह सकते हैं टू अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील, or in order to avoid duplication of the work we always need to review the literature which helps you to understand and investigate your research problem, right? This means that you can say that कि यहाँ पर कि ऑलरेडी क्या क्या काम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें वो काम आप तो कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रिसर्च टॉपिक में हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ एडिशनल चीजें हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, यानी कि टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द लिटरेचर, ये आपका प्रॉपर तरीके से लिटरेचर रिव्यू के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं। एक तो हुआ पहला रीजन कि हम यहाँ पर डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं। सेकेंड रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मीन्स रिसर्च, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि एक हमें बेस प्रोवाइड करता है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि या हम कह सकते हैं एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कि उसमें ऑलरेडी क्या क्या वर्क हो चुका है, कि जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये रेलेवेंट लिटरेचर है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेम मिस्टेक्स जो दूसरों ने की थी वो हम ना कर पाए, और फिर यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से हम कैसे उसको जो उन्होंने पिटफॉल्स छोड़े थे या जो उनकी वीकनेसेस थी दूसरे स्टडीज में, उनको ओवरकम करते हुए कैसे हम नए तरीके से यहाँ पर वी कैन कैरी ऑन फ्रॉम वेयर द अदर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट और अदर्स हैव ऑलरेडी रीच्ड, जहां तक वो पहुंचे हैं या जहां से उन्होंने छोड़ा है उस काम को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। और यू कैन से that to increase your depth of the knowledge of your research area, कितना काम उस पे हुआ है उसमें, इससे हमें और एक इनसाइड रिसर्च, कभी भी जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वो हमें एक इनसाइट डेवलप कराता है कि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले क्या क्या वर्क हुआ है। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्क हुआ है और किस किस मेथोलॉजी से हुआ है, क्या क्या उन्होंने टूल्स यूज किए थे, तो ये प्रॉपर तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये एक हमें कह सकते हैं क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि एक हमें एक इंटीग्रेटेड आइडिया प्रोवाइड करता है कि कैसे वहां पर वो टॉपिक में काम यहाँ पर इजीली हुआ है। और फर्दर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने वर्क को, यानी कि आपने जो हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम कैसे वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस पे काम करना है, तो if in case you have taken microfinance for your research work, then what is meant by microfinance, what are the things which have already been done in case of microfinance, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे रिसर्च माइक्रोफाइनेंस से रिलेटेड एरिया में ऑलरेडी हो चुका है। ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पर हमें लिटरेचर को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और कभी भी अ गुड लिटरेचर रिव्यू ऑलवेज रिक्वायर्स some kind of knowledge of the use of indexes, abstract, and ability to conduct some kind of organize the collected data in a meaningful way। इस तरीके की चीजें, सारी चीजें होंगी जिससे कि हम आसानी से वहां पर लिटरेचर को रिव्यू कर सके। और लिटरेचर रिव्यू का कभी ये मतलब नहीं होता कि आपने गूगल पे एक टॉपिक डाला, जो आपको मिल गया, आप मान लिए कि काम बस उतना ही हुआ। कभी भी जब आपको लिटरेचर रिव्यू करना है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर जो जो उसके सोर्सेज हैं, लिटरेचर के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, स्कोपस हो गया, जेस्टोर हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, स्प्रिंजर हो गया, अलग अलग तरीके के जो हमारे साइट्स हैं उन सब पे सर्च करना अपनी प्रॉब्लम को, जिससे कि पता चले कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कितनी, हम उसको देख कितनी डेप्थ में उस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, और साथ ही साथ वो क्लैरिटी प्रोवाइड करे जिससे कि फर्दर उन्होंने क्या वेरिएबल्स लिए
किए, उन्होंने क्या टूल्स यूज किए, कैसे उन्होंने उस रिजल्ट तक पहुंचे, ये सारी चीजें देखना, यानी कि एक तरह से मेथोलॉजी को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए हमें लिटरेचर को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ कई बार कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जो कि जैसे आपके कोई भी जब कह सकते हैं कि स्कीम आती है, तो कुछ लोग होते हैं जो स्कीम्स की बताते हैं, यहाँ पे कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो बोलते हैं स्कीम तो पूरी तरह, जैसे आपकी डिमोनेटाइजेशन आया, कुछ स्टडीज ऐसी आई जिन्होंने बताई कि डिमोनेटाइजेशन कंप्लीटली आपका खराब था, डिमोनेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं। वहीं कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन से कितना फायदा हुआ। तो अल्टीमेटली आपका एज अ रिसर्चर काम क्या है कि उनके जो भी उन्होंने आइडियाज और फैक्ट्स जो दिए हैं, जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके बेसिस पे यहाँ निकालना, उस कंट्रोवर्सीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए देखना कि कितने हद तक वो जो बता रहे हैं वो वहां पर सही चीज बता रहे हैं, और फिर उसमें से अपनी प्रॉब्लम को निकाल करके वहां पर आगे पुट करना। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर आप जो भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसमें आप मेनली ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेनली आइडेंटिफाई यही चीज करनी है कि अब तक प्रीवियसली क्या क्या काम हो चुका है और उसमें से निकालना कि किस एरिया पर काम नहीं हुआ है। मीन्स यू हैव टू सर्च दैट एरिया दैट हैज बीन अनएक्सप्लोर्ड येट, मीन्स अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड है, उस पर किसी भी तरीके का कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च टॉपिक, यानी कि ये बताना कि यहाँ पर प्रीवियसली जो काम हुए हैं उनकी ये लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। हो सकता है प्रोबेबली टाइम लिमिटेशन हो, फंड लिमिटेशन हो, या यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन हो सकती है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, रिसर्च गैप में हमेशा यही आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी एरिया है, ऐसा कौन सा सेक्शन है इस पर्टिकुलर वर्क का जिसमें यहाँ पर कोई भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और फिर या हम कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड एरिया है, और उसमें से उसको हमें विड्रॉ करना और फिर उस पर वहां पर हमें काम करने को यहाँ पर रिसर्च गैप कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, तो यहाँ स्टडी की जब हम बात करते हैं तो ये क्लियर कट हमें ये बताता है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस। मींस once you have formulated the research topic, next you are going to identify what are the research gap, and on the basis of research gap now you are going to explore that unexplored area. And since you want to explore the unexplored area, you need some kind of steps which are involved in order to achieve that particular objective, right? सो उस आपके पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन या उस सोल्यूशन को पाने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप रिसर्च क्वेश्चंस पहले फ्रेम करेंगे, और साथ ही साथ यानी कि हम कह सकते हैं कौन से ऑब्जेक्टिव, सिंपल से ये बताती है कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके थ्रू आप अपने इन रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। और अगेन आई एम टेलिंग दैट रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल and they should be presented in a concise and brief manner। इसको हम कभी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर कभी भी आपके एक ब्रीफ मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 लाइन की आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही है, एक ऑब्जेक्टिव 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइन मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए। जितना प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव होगा उतना वो यहाँ पर आपका ज्यादा प्रॉपर तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को शो करेगा। और साथ ही साथ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दैट whatever objectives you are undertaking, each and every objective should be interrelated। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि एक में, जैसे हमने अगर मान लिया कि एक में हम देख रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम किस तरह से इंक्रीज कर रही है, अगर मान लीजिए हम डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं, तो एक में हमने देख लिया कि डबलिंग फार्मर्स इनकम पे हम किस तरह से डबल कर सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हम क्या देख रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। यानी कि ऐसा कोई भी हमें ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है जो कंट्राडिक्टरी हो। ऑब्जेक्टिव हमेशा एक सीक्वेंस में होने चाहिए कि पहले अगर हमने मान लीजिए उसके डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिफाई किए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि उन डिटर्मिनेंट्स का उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जिसकी वजह से फार्मर्स की जो इनकम है
उनको काफी हद तक कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव शुड हैव सम काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद द प्रीवियस वन, यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या आती है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है कि जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये एक ऐसे होनी चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिटरेचर आपको रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है वो वहां पर आपको उससे रिलेटेड इश्यूज और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि स्ट्रेटेजी, एक डिजाइन, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दिखना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जिसको आप अकम्प्लिश ही नहीं कर पाए विद इन योर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट हो, साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी हो और ये काफी हद तक रियलिस्टिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट, जब ये आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फ्रेम हो जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा वेग भी नहीं होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कि फिजिबल हो। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव आपके दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव एक ही चीज को एम कर रहे हो। एक में आपने लिख लिया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फार्मर्स इनकम, दूसरे में लिख रहे हैं कि यहाँ पर कि वेरिएबल्स ऑफ फार्मर्स इनकम। तो ऐसी कोई चीज ना बताएं जो कि आपकी सेम चीज को आपके कह सकते हैं कि इंडिकेट करती हो, यानी कि यहाँ हमें ये नहीं बताना है। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी ऐसे लेने चाहिए जो सिंपल हो, रिपीटेटिव ना हो, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो। जैसे पहले आपने अगर डिटर्मिनेंट्स दिया तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट उसकी इनकम पे क्या पड़ रहा है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हमें लेने चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपके सिर्फ बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स आर आइडियल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे इस तरह से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10-15 ऑब्जेक्टिव्स लेके आप रिसर्च में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च आप ही को अल्टीमेटली कैरी करना है और अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव्स को करना बहुत ज्यादा आपका टाइम भी टेकिंग होगा और अगर आप उतने टाइम में ही कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ क्या आती है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस कभी भी हम क्या करते हैं कि वी वांट टू टेस्ट सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। आपने एक सिंपल फॉर्म में स्टेटमेंट लिख दी, जैसे कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे वहां पे लिख दिया कि फार्मर्स इनकम थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम फार्मर्स इनकम कैन बी डबल्ड। ये आपकी हो गई हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को आप देखेंगे कि इस आपने जो भी अपना फर्दर रिसर्च किया तो उसमें आइदर वो एक्सेप्ट होगी या फिर आपकी रिजेक्ट होगी और इसके लिए यहाँ पर हाइपोथेसिस आपकी दो ली जाती है, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा यहाँ पे फ्रेम करते हैं और जो कि हमेशा यही होता है, इट इज ऑलवेज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन एंड वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑलवेज फॉर पॉसिबल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी की हम बात जब करते हैं तो यहाँ पर रिसर्चर जो होता है वो आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम हो गई, आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, आपके पास आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो गया। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सॉरी यहाँ पर एक टॉपिक मिस हो गया, रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन में क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन में हम यहाँ पर हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट नहीं मान के चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह से लिख करके क्वेश्चंस जो होते हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं कि वेदर ये चीज हमारी होगी कि नहीं होगी। इसको यहाँ पे पता करने के लिए हम यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर क्या होता है? फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। और किसी भी रिसर्च में रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक बार आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से फ्रेम हो गई तो आगे फिर रिसर्च करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। तो जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या आते हैं स्टेप्स? सबसे पहला आता है कि आपका रिसर्च किस टाइप का है,
जो भी आपका रिसर्च है, यहाँ पर ये रिसर्च आपका हम कह सकते हैं कि क्या ये रिसर्च आपका एक एक्सप्लोर करने वाला है या फिर एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, यानी कि आप कोई नई चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं या उसी चीज को अच्छे से और डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ये चीज आपको बताता है यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च में। फर्दर यहाँ पर आता है एरिया ऑफ रिसर्च, यानी कि आप रिसर्च एरिया में क्या लेना चाहते हैं, कि यहाँ पर जो आपका रिसर्च हो रहा है, जो आप रिसर्च करने वट एवर टॉपिक यू हैव चोजन फॉर योर रिसर्च, उसकी स्टडी एरिया क्या लेंगे। क्या आप पर्टिकुलर पूरा वर्ल्ड लेके चल रहे हैं, जैसे कई लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के वर्ल्ड का, क्या उसको लेकर के चल रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली आप यहाँ पे किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप लेकर के चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर, कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर चल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो क्या है आपकी एरिया ऑफ स्टडी, उसमें आप क्या चीज लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है आपका यहाँ पर सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान में मेनली हम जो कि ये बताते हैं कि जब हम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमने किसको यहाँ पर चूज किया है, यानी कि सैम्पलिंग फ्रेम पहले हमें यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं फार्मर्स की, तो हम ये नहीं करेंगे, जैसे मान लो हमने लिया कि कोई भी हम एग्जांपल अभी जैसे एग्रीकल्चर पे लेके अगर हम एग्जांपल चल रहे हैं, उसी को लेकर चलते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर हम डबलिंग फार्मर्स इनकम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम अब ये देखेंगे कि यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन किसको हम ले रहे हैं। क्या अगर पॉपुलेशन जो है, क्या हम पूरी के पूरी पॉपुलेशन को मान के चल रहे हैं या हम केवल फार्मर्स को ले रहे हैं। और अगर हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो हमारी स्टडी में क्या हम सिर्फ और सिर्फ सारे फार्मर्स को ले रहे हैं, या फिर हम कंप्लीटली स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स की स्टडी कर रहे हैं। यानी कि पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी है, मीन्स डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर योर स्टडी, यानी कि कौन से किस पर्टिकुलर की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर क्या होगी, फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे कि सैंपल साइज हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यानी कि जो हमारा सैंपल साइज होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम ले लेते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, फॉर एन एग्जांपल वी टेक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप क्या ले रहे हैं, पहले आप ये डिसाइड करेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स में कि यहाँ पर आपका सैम्पलिंग यूनिट कौन होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब ओवरऑल आप देखना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर किसी क्लास का देखना चाह रहे हैं, क्या आप ग्रेजुएशन का देखना चाह रहे हैं, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज का देखना चाह रहे हैं, या स्कूल्स का देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा जब डिफरेंट ये हम उसको डाइसेक्ट करेंगे, तो इस डाइसेक्शन में हमें ये पता चलेगा कि हम किसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। जितना कोर हम जाएंगे, जितना ज्यादा अंदर हम जाएंगे, उतना हमारा बाइफर्केशन होगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज में अब अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज का हमने अगर प्लान लिया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम देख रहे हैं, तो अब ये यूनिवर्सिटीज में हमने किसको चूज किया, यानी कि हम क्या सारी यूनिवर्सिटीज को ले रहे हैं या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ले रहे हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ले रहे हैं तो क्या करते हैं, तारो यमाने फॉर्मूला हो गया या डिफरेंट और भी फॉर्मूलाज हो गए, उनके थ्रू यहाँ पर हम सैंपल साइज जो होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये सैंपल लिया है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है वो आता है सैम्पलिंग मेथड्स, यानी कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डेटा कहाँ से किस पर्टिकुलर पर्सन से कलेक्ट करना है, लेकिन अब उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे कैसे, यानी कि आपके सैम्पलिंग मेथड कब हो क्या होंगे, ये हम प्राइमरी स्टडी के केस में बता रहे हैं। अगर सेकेंडरी डेटा होगा तो वो आप देखेंगे कि कहाँ से किस किस आपके कह सकते हैं सोर्स होंगे, जैसे आपके कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनके थ्रू यहाँ पर एनएसएसओ का डेटा लेंगे, या फिर आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग हम डेटा यहाँ पे सेट देखेंगे सेकेंडरी डेटा के लिए।
लेकिन जब हम प्राइमरी डेटा पे आते हैं तो प्राइमरी डेटा के लिए हमें सैम्पलिंग मेथड प्रॉपर तरीके से देखना होगा कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड हम यहाँ पे चूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पर क्या बताती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उन सैम्पलिंग यूनिट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो चूज कर लिए जाए। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इस तरीके की चीजें आती हैं। और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वी आर नॉट श्योर दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग चोजन। ठीक, तो यहाँ पे क्लियरली हम यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन जनरली आपका दोनों जो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एग्जांपल जैसे होते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग आप ले सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग ले लिया, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन उस चीज में नहीं है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन आपके जो यूनिट्स आपने वो तो ले लिए। जैसे मान लीजिए आपने फॉर एन एग्जांपल जैसे HIV पेशेंट्स का ही लिया, ठीक, तो जनरली यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको पॉपुलेशन डिफाइन प्रॉपर तरीके से जब नहीं हो पाती है, सैंपल नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक से पूछा फिर सेकंड पर्सन से पूछा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सारी चीजें लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ एक्सप्लेन करने की बात ये है कि जब हम आपको हमेशा ये डिसाइड करना होगा आपके पॉपुलेशन के बेसिस पे कि आपको डेटा किस तरह से यहाँ पे कलेक्ट करना है, आइदर थ्रू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक, और ये जब आपका सेलेक्ट हो जाता है तब आप बताएंगे कि यहाँ पे डेटा आप कैसे कलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या है आपके डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस मीन्स कि यहाँ पर आइदर यू आर गोइंग टू कलेक्ट दैट डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस और फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेस में यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो आप लेने जा रहे हैं वो आप किसके थ्रू यहाँ पर लेने जा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेनली ये बताना होगा कि जो आपने प्राइमरी डेटा लेना है, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वो डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे। क्या पर्सनली आप खुद जाके कलेक्ट करेंगे आइदर थ्रू इंटरव्यू शेड्यूल, या फिर आप यहाँ पर जाकर के, या फिर आप उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू कलेक्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चनर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चनर मीन्स कि आपने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर भी दे रहे हैं उन लोगों को, मतलब सेंड कर रहे हैं आइदर थ्रू ईमेल और किसी रेस्पोंडेंट के थ्रू वहां पे भिजवा रहे हैं, मतलब पर्सनली आप खुद नहीं जा रहे हैं, आप उन लोग से फिल करवा रहे हैं। ठीक है, और सेकंड चीज यहाँ पे यह हो सकता है सेकेंडरी डेटा, यानी कि कुछ पब्लिश्ड आर्टिकल हैं, कुछ हमारे डेटा सेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, तो उनके थ्रू कैसे हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे इन्फॉर्म करनी होगी कि रिसर्च फर्दर आप कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक में आपको पता होगा कि यहाँ पर आप इतनी स्टडी कर चुके होंगे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसमें आप क्या करना चाहते हैं, कि यहाँ पे प्राइमरी डेटा से आपको सारे सोर्सेस इजीली मिल जाएंगे, आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको प्राइमरी डेटा के थ्रू मिलेगा। सेकेंडरी कई स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों आपके यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपने कोई स्टडी की जो कि इंडिया के लेवल पे थी, तो अब हर जगह जाके ऑल ओवर इंडिया आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए यहाँ पर हम सेकेंडरी डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं। वही दूसरा ऑब्जेक्टिव आपने जो लिया डिटर्मिनेंट्स के लिए, वो आपने क्या किया, यहाँ पर हम उसके लिए प्राइमरी डेटा पे इजीली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जाके हमने वो डेटा खुद कलेक्ट किया, फिर उसको यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, कभी भी रिसर्च में हमें कभी भी जो हम डेटा सोर्स ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जैसे जब सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी तो आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं वो हुआ,
सेकेंडरी डेटा में हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस इंस्टीट्यूशन या किस पर्टिकुलर साइट से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कितनी ऑथेंटिसिटी है उस डेटा की। ऐसा तो नहीं कि वो डेटा तो आपको प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन वो डेटा भी कहीं ऐसी जगह से कलेक्ट किया हो गया हो जिसका खुद की कोई ऑथेंटिसिटी ना हो। तो इसलिए ये कलेक्ट करते टाइम भी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डेटा प्रॉपरली अगर आप ले रहे हैं तो वो ऑथेंटिसिटी कितनी है, तो ये ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि टूल्स आप कौन कौन से कलेक्ट ले रहे हैं डेटा के लिए। जैसे अगर आप प्राइमरी ले रहे हैं डेटा तो आप क्वेश्चनर का यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल का यूज कर रहे हैं, या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट, वेरिएबल्स आपके कौन से होंगे जो आपने अभी ऊपर ये टूल्स लिए हैं, जैसे क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस किसके बेसिस पे होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं फार्मर्स की इनकम, तो आपने ऑब्जेक्टिव क्या लिया कि पहले हम डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम ऑफ अ फार्मर। ठीक है, तो अब उस इनकम को मतलब उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं कि फार्मर की इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है। क्या सिर्फ वो यहाँ पर आपकी सिर्फ फार्म एक्टिविटीज पे ही उसकी इनकम डिपेंडेंट है, या फिर आपकी दूसरी एक्टिविटीज जो है, अलाइड एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, उस पे भी डिपेंडेंट है। और अगर फार्म पे ही डिपेंडेंट है तो फार्म में क्या वो सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहा है या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू उसकी इनकम जनरेट हो रही है। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेस की पॉसिबिलिटी जो आप देखते हैं या आप डिफरेंट लिटरेचर में जो पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। और उन क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए आपको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। जैसे दो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, तो अब जैसे फार्मर्स की इनकम जो हमने लिया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब इस फार्मर की इनकम को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, किसके इंक्रीज या किसके डिक्रीज करने से फार्मर की इनकम कैसे इफेक्टेड होती है, वो यहाँ पर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। और ये वेरिएबल्स आप कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, जो लिटरेचर आपने पढ़ा है उस लिटरेचर से यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस, यानी कि अब आएगा आपका एनालिसिस, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। यानी कि आप यहाँ पर अब सिनॉप्सिस बता रहे हैं, तो सिनॉप्सिस में आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर हम किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे, जो टूल्स जो टेक्निक्स जो हमने यूज की हैं उसको लेकर के हम कैसे इसको करेंगे, और इसके थ्रू हमारा रिकमेंडेशन किस तरीके का होगा। फर्दर हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर इसकी स्कोप या इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च क्या होगा। स्कोप ऑफ द रिसर्च मीन्स यहाँ पर जो हमने रिसर्च कर रहे हैं, जो हमने प्रॉब्लम यहाँ सेलेक्ट की है रिसर्च करने के लिए, फर्दर उसके क्या स्कोप होंगे, फर्दर उसमें हम किस तरह से काम यहाँ पर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आप बताएंगे। पर्टिकुलरली स्कोप ऑफ द रिसर्च में ही यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फर्दर आप बताएंगे रिसर्च लिमिटेशन। रिसर्च लिमिटेशन हमेशा सिनॉप्सिस में आपकी बनाया जाता है। रीजन ये है कि आप कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट करते हैं कोई भी चीज पे, तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि सारी चीजों को आप कवर नहीं कर सकते। यानी कि किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीफेसेट्स होते हैं, बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सब टॉपिक्स, या हम कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, तो सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया जा सकता। रीजन ये है कि आपका ये कॉस्ट और टाइम दोनों इन्वॉल्व करता है। तो फर्दर आप यहाँ पर लास्ट में जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे ड्यू टू यहाँ पे आपके कम टाइम होने के कारण, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण हम ये एरियाज हैं इस रिसर्च प्रॉब्लम के जिसको कि हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर आता है कि आपकी जो टेंटेटिव प्लान ऑफ द थीसिस है, कि यहाँ पर आप प्रॉपर बताएंगे कि जो आप चैप्टर किस तरह से उसको डालेंगे, यानी कि कितने चैप्टर्स में आपकी थीसिस जो होगी उसको आप रखना चाहते हैं। जैसे चैप्टर 1 अगर आपने इंट्रोडक्शन लिया, सेकंड आपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का ले लिया, थर्ड आपने रिसर्च मेथोलॉजी का लिया, फोर्थ आपने पहले ऑब्जेक्टिव को ले लिया, फिफ्थ सेकंड ऑब्जेक्टिव को ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग एक टेंटेटिव प्लान बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा ये टेंटेटिव प्लान है, एग्जैक्टली ये प्लान फॉलो हो इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है फर्दर आप यहाँ पे जो आपके चैप्टराइजेशन होगा वो यहाँ पर आप कम में भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। और फाइनली आ जाएगा रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी विच यू हैव अंडरटेकन फॉर प्रिपेयरिंग योर सिनॉप्सिस। So, thank you.
Welcome, ma'am. Any questions regarding this topic? कोई ऐसी चीज जो आप लोग को समझ ना आई हो?